नमस्कार मित्रों। कल एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई कि एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ी थी, वो उड़ने के कुछ ही समय के अंदर ही अंदर मतलब रनवे से बस उड़ी ही थी कि वो क्रैश कर जाती है। और इसमें अभी तक की जो खबर है 260 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। 242 लोग उसमें सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। उनमें से केवल एक आदमी सरवाइव किया। ये जो प्लेन था ये एक बिल्डिंग में जाके क्रैश होता है और उस बिल्डिंग में भी कुछ लोग रहे होंगे निश्चित रूप से। उसमें से भी कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोग घायल हैं, वो लोग उनका इलाज चल रहा है। मतलब एक बहुत ही दुखद खबर है और इस दुखद खबर पे सबको श्रद्धांजलि देने से का जो सही तरीका मैं समझता हूँ, इसके ऊपर ये चिंतन मनन किया जाए कि ऐसी घटना हुई क्यों और आगे भविष्य में हम ऐसे प्लेन क्रैश में कैसे अपने यात्रियों को, अपने लोगों को सुरक्षित बचा सकें, इसके ऊपर चिंतन मनन किया जाए। कल गृह मंत्री भी वहाँ पे गए, अमित शाह जी, और उनका भी मैंने वीडियो पूरा सुना और उन्होंने जो वहाँ से जायज़ा लिया, जो पूरी बात बताई, उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा फ्यूल था, इसमें लगभग 1.25 लाख लीटर फ्यूल था और जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो वो एकदम आग का गोला बन गया और इतनी ज़्यादा हीट वहाँ पे डेवलप हुई कि लोगों को बचा पाना ही असंभव हो गया। मैं उनकी इसी लाइन को पकड़ के आज एक राय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं सरकार को भी सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसा क्या किया जाए कि हम आगे कभी ऐसा, पहली बात तो ऐसा प्लेन क्रैश नहीं होना चाहिए, है ना। कोई निश्चित रूप से बड़ी टेक्निकल फॉल्ट है, सोशल मीडिया पे तो ये भी चल रहा है कि कोई साजिश भी हो सकती है। अब कहा कुछ नहीं जा सकता है अभी, भाई इसकी पूरी गहन जांच हो, पता किया जाए कि ऐसा क्या हुआ था। जो एक आदमी सरवाइव किया है उससे भी पूरी बातचीत की जाए, उससे भी समझा जाए कि अंदर कोई तो ऐसी चीज़ नहीं हुई थी जिसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। और दूसरी चीज़, जो टेक्निकल फॉल्ट्स हुए हैं, इसके अलावा जो ब्लैक बॉक्स उसका मिलेगा, उस ब्लैक बॉक्स से जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उसकी गहन जाँच होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि ऐसा प्लेन क्रैश होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर प्लेन क्रैश होता ही है, भाई देखिए, आप सड़क पे चलते हैं, आप ये सोच के तो नहीं चलते कि आपकी दुर्घटना हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी आप हेलमेट लगा के चलते हैं। आप कार में चल रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं हम ऐसी कार यूज़ करें जिसमें कि 6 एयर बैग्स हों और सारे सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। हम सारी चीज़ें देख के लेते हैं, सीट बेल्ट लगा के चलते हैं। तो ये सब सेफ्टी फीचर्स अगर हम एक कार में, हम एक मोटरसाइकिल चलाते वक्त हम रख सकते हैं, तो एरोप्लेन में भी हमें सोचना होगा कि हमारे क्या सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए जिससे कि मतलब ऐसी दुर्घटना में, मतलब कोई बहुत ज़्यादा हाइट पे अभी प्लेन नहीं गया था, मात्र 600-700 फीट की हाइट पे गया था और उसके बाद ये नीचे आने लगा। तो नीचे आने लगा तो क्या होना चाहिए था जिससे कि ये बचाया जा सकता, इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ ना होती, जो भी लोग बच पाते, केवल एक आदमी बच पाया। ये स्थिति मुझे लगता है कि बड़ी भयावह है और इस पर हम लोग को चिंतन मनन करना चाहिए। कल जब से मैंने ये खबर सुनी तब से मैं इसके ऊपर चिंतन मनन कर रहा था। कुछ मेरे दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आए। आप हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि ये बड़ा ही वियर्ड आइडिया आप बता रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक मेरा जो आइडिया है वो कुछ वियर्ड हो सकता है, लेकिन भाई मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। जो बच्चे IIT JEE या नीट की तैयारी करते हैं उनको पढ़ाता हूँ। तो इसी आधार पे मैं मानता हूं कि विज्ञान में हमेशा ये कहा जाता है कि जो वियर्ड से वियर्ड आइडिया है उसको भी अपनी डायरी में लिखो और उस पर भी चिंतन करो। हो सकता है किसी दिन वही वियर्ड आइडिया काम आ जाए और एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाए, क्योंकि विज्ञान में बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हुई हैं जो कि सोच समझ के, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करके नहीं की गई थी। वो बस कुछ वियर्ड आइडियाज़ आए और उस वियर्ड आइडियाज़ के आधार पे ही एकदम अतरंगे से आइडियाज़, और उनके ऊपर किसी ने अच्छे से काम कर दिया और वो जो है बहुत बड़ी डिस्कवरी बन गई। आप चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो माइकल फैराडे ने खोजा, या और भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं विज्ञान में, जो कि आप जानते हैं कि एक्सरेज की जो खोज हुई, तो ऐसी बहुत सारी खोज हुई जिसके लिए ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा रिसर्च किया गया था, लेकिन हाँ कुछ एक वियर्ड आइडिया आए और उसके ऊपर काम किया गया। फाइनली उसका बहुत बड़ा आउटपुट दुनिया ने जो है उसको महसूस किया। बहुत सारे फ़ायदा, आज एक्सरेज से कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें, कितनी बड़ी मोटर्स वगैरह, सारी जो अल्टरनेटिंग करंट आज हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये सारी कुछ चीज़ें आई किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक प्रिंसिपल से, जिसको माइकल फैराडे ने एक्सीडेंटली खोजा था। खैर, मैं अपने विषय पे आता हूँ। विषय ये है कि जो एक लाइन आपने, गृहमंत्री जी आपने, ये मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे और वो भी सुने इस बात को। मैं देश के प्रधानमंत्री से भी कहूँगा कि वो इस विषय को सुने
कि जो आपने एक बात कही कि जो 1.25 लाख लीटर उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ था और वो एकदम आग का गोला बन गया, वो बम की तरह फट गया और उससे इतनी हीट निकली कि लोगों को बचा पाना पॉसिबल नहीं था। मैं इसी के आधार पे बात कर रहा हूँ। देखिए, हम अगर ऐसा करें, हम प्लेन इस प्रकार से डिज़ाइन करें। पहले तो मैं ज़रा उसके फ्यूल पे बात करना चाहूँगा कि इसमें कितना फ्यूल इस्तेमाल किया गया। एक बार समझिए कि जो इसमें फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, जो भी एरोप्लेन्स होते हैं, जितने भी फ्यूल्स होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिला हुआ फ्यूल। अब हाइड्रोजन आप जानते हैं वैसे ही एक बहुत ही इन्फ्लेमेटरी चीज़ है, तो वैसे ही क्या हो जाता है कि जब हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं तो ये बहुत ही इन्फ्लेमेटरी चीज़ होती है। और इसके लिए जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पैराफिन्स, आइसोपैराफिन्स, नैपथिन्स एंड सम एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो चूँकि केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, तो इन सारी चीज़ों को समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी होती है, कि मतलब इसमें ज़रा सी आप अगर ये देखा जाए तो ये बम से कम नहीं था जो कि हम लोग साथ में लेके चलते हैं। अब देखिए, 1.25 लाख लीटर इसके अंदर फ्यूल था। 1.25 लाख लीटर का मतलब हो जाता है इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इस फ्यूल की होती है लगभग 0.80 किलोग्राम पर लीटर। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 लाख लीटर का मास हो जाता है लगभग 1 लाख किलोग्राम। यानी अगर देखा जाए टन्स में बात किया जाए तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाता है 100 टन। यानी कि 100 टन फ्यूल इसके अंदर था। जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं ये है आपका बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। ये जो आपका एरोप्लेन था, इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन की जो रेट होता है ये लगभग 4.8 टन पर आवर के हिसाब से फ्यूल कंज्यूम करता है। या आप मान सकते हैं मोटा मोटा कि 5 टन पर आवर के हिसाब से ये फ्यूल कंज्यूम करता है। और जो ये फ़्लाइट थी अहमदाबाद से लेके लंदन तक की, इसमें टाइम लगने वाला था लगभग 9 घंटे और 45 मिनट। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें कि अगर हर घंटे में 5 टन फ्यूल कंज्यूम हो रहा है तो 10 घंटा मान लेते हैं मोटा मोटा, तो लगभग 50 टन फ्यूल कंज्यूम होने वाला था। तो 50 टन फ्यूल कंज्यूम होना था और इसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटी इस बोइंग की होती है वो होती है 101 टन के आसपास फ्यूल इसमें मैक्सिमम रखा जा सकता है। 101.3 टन फ्यूल इसमें आ सकता है और 100 टन के आसपास फ्यूल था ही। यानी हम मान सकते हैं कि जो टैंक था वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। अब ऐसे में पहले तो एक यही सवाल आता है कि 50 टन की ज़रूरत थी और 100 टन फ्यूल आप लेके चल रहे थे, क्या ये आवश्यकता से अधिक फ्यूल नहीं था? अब इसको तो जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होंगे, वो समझते होंगे कि अगर 50 टन फ्यूल की ज़रूरत थी तो 100 टन फ्यूल क्यों लेके चला जा रहा था। ये तो आपके जो एक्सपर्ट्स हों वो जाने। मैं अपने आइडिया पे आता हूँ। मेरा आइडिया ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप ये 100 टन का टैंक लेके चल रहे हैं, यदि हम ऐसा प्लेन डिज़ाइन कर पाएँ कि ये जो पूरा फ्यूल टैंक है, यदि आपके पायलट को ये महसूस होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है और प्लेन ज़मीन पे बड़ी तेज़ी से गिरने वाला है, तो ऐसे में अगर वो ये कर पाए कि वो जो पूरा फ्यूल टैंक है वो एरोप्लेन से डिटैच हो जाए, यानी जिसमें वो 100 टन, मैं मानता हूँ ये वियर्ड आइडिया, डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि ये वियर्ड आइडिया है, लेकिन इस वियर्ड आइडिया पे काम किया जा सकता है। इस पे इंजीनियर्स को लगाइए, इस पे रिसर्च कराइए और ये काम होना चाहिए कि अगर ये 100 टन फ्यूल का जो टैंक है ये किसी तरीके से प्लेन से अलग हो जाए और एक कैप्सूल हो, जिस कैप्सूल में सारे यात्री हैं, वो कैप्सूल आगे की तरफ जाए। मैं 2 चीज़ें कह रहा हूँ। पहली चीज़, फ्यूल टैंक को डिटैच किया जाए और ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के साथ कुछ ऐसे मतलब फाइटर प्लेन्स में भी लगाए जाते हैं, वेलोसिटी को रिटार्ड करने के लिए कुछ पैरासूट्स एकदम से बाहर से निकलते हैं जो कि इसकी वेलोसिटी को रिटार्ड करते हैं। तो ये जो कैप्सूल है इसकी वेलोसिटी को रिटार्ड करने के लिए कुछ पैरासूट एकदम से 4-5 एकदम से फटाफट बाहर निकलें और वो इस कैप्सूल की वेलोसिटी को रिड्यूस करें, ताकि ये जो जाए ज़मीन पे टकराए तो कम वेलोसिटी से टकराए। तो अब देखिए, इसमें इन्फ्लेमेटरी चीज़ कुछ नहीं है। अब टकराने की वजह से जो चोट लगेगी लोगों को वो लग सकती है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो आग लगने वाली घटना है उससे आप बचा लेंगे। दूसरी चीज़, मैं इसमें एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो ये घटनाएं होती हैं वो या तो टेक ऑफ के वक्त होती हैं या लैंडिंग के वक्त होती हैं। यही सबसे ज़्यादा खतरनाक समय होता है और ये जो समय होता है लगभग प्लेन 400-500-600 फीट की हाइट पे होता है और 400-500-600 फीट से कैप्सूल को ज़मीन पे सही से लैंड कराया जा सके, हमें इसके लिए सेफ्टी फीचर्स रखने होंगे और अंदर भी ऐसे सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए कि अगर कैप्सूल को फ्यूल टैंक से अलग कर दिया गया, होता क्या है कि ज़्यादातर फ्यूल होता है जो उसकी विंग्स होती हैं एरोप्लेन की, उन विंग्स में होता है।
कैसे उन विंग्स को डिटैच किया जा सके, पूरा फ्यूल टैंक अलग हो जाए और वो जाके अलग जमीन पे गिरे और कैप्सूल जाके अलग जमीन पे गिरे। तो इसमें मुझे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ रोक सकेंगे। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है जो मैंने, अब आप ये कह सकते हैं कि अगर भैया वो फ्यूल टैंक जमीन पे 100 टन फ्यूल जमीन पे ऐसे ही गिरेगा तो नीचे भी तो लोग होंगे, वो भी तो मर सकते हैं। भाई ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर ये जो घटनाएं दुर्घटना हो जाती है, ये या तो टेक ऑफ के वक्त हो रही होती है या लैंडिंग के वक्त होती है। हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हर रनवे के बाद कम से कम कुछ ऐसी डिस्टेंस पे लोगों की आबादी नहीं होनी चाहिए जितनी डिस्टेंस के बाद प्लेन एक सफिशिएंट हाइट पे पहुंच जाता है। तो जब तक वो सफिशिएंट हाइट पे नहीं पहुंच जाता है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं सेफ जोन, वो सेफ जोन पे जब तक ना पहुंच जाए, उसके लिए जितने हाइट की जरूरत है उतनी डिस्टेंस तक आबादी मनुष्यों की नहीं होनी चाहिए। ठीक, इससे ये हो जाएगा कि कम से कम हम उनको भी बचा पाएंगे। प्लेन एकदम सफिशिएंट हाइट पे पहुंच गया, सेफ हाइट पे पहुंच गया, इसके बाद हमें फ्यूल टैंक गिराना भी नहीं है ना। तो यानी फ्यूल टैंक गिराने की संभावना उसी डिस्टेंस में आएगी जिस डिस्टेंस में वो सेफ हाइट पे पहुंच जाता है। तो इसलिए ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी कि हमारे इंजीनियर्स कुछ इसके ऊपर काम करें। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स IIT कानपुर वगैरह में बहुत अच्छे एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे रिसर्च करवाइए, इंजीनियर्स को लगाइए, वो सोचेंगे ऐसा कैसे किया जा सकता है। अब इसको जरा मैं फिजिक्स के अंदाज में भी आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। अब आप ये समझिए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि जैसे आपके पास एक तरबूज है, बड़ा तरबूज है ना, और एक सेब है। आप दोनों को 7-8 फीट की हाइट पे ले जाइए और दोनों को ज़मीन पे छोड़ दीजिए। जब आप दोनों को ज़मीन पे छोड़ेंगे तो ज़मीन पे आने पे किसकी हालत ज़्यादा खराब होगी, जरा सोचिए। निश्चित रूप से जो तरबूज है, तरबूज छितर जाएगा पूरा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जो सेब है वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत धुस जाएगा, थोड़ा बहुत उस पर चोट आएगी, लेकिन उस पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, वो इसलिए क्योंकि ये जो बोइंग था जो गिरा है कल, इसकी जो कहते हैं मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो उठाता है, यानी कि जिस समय ये हवा में उड़ता है उस समय जो मैक्सिमम वेट इसका होता है वो होता है 228 टन, है ना। 228 टन इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है इसके इंजन की। इसमें से 100 टन अकेले जो था फ्यूल था। अगर ये 100 टन हटा दिया जाए तो इसकी जो प्लेन की जो मास है, जो वेट है इसका, वो वेट पहले की अपेक्षा लगभग आधा हो जाएगा। तो आप सोचिए, अगर वेट कम हो जाएगा तो इससे दो फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा तो मैंने आपको बता दिया, पहला फायदा ये हो जाएगा कि चूंकि वो फ्यूल पूरा अलग हो गया तो इसमें आग लगने की और वो बम बनने की और वो हाई टेम्परेचर पे पहुंचने की जो संभावना है वो घट जाती। तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि उसका अगर मास कम होगा, उसका अगर वेट कम होगा, कम भार होगा, तो जमीन पे इंपैक्ट जो आएगा वो इंपैक्ट भी कम होगा। यहां पे फोर्स काम करता है नॉर्मल रिएक्शन। जब आप किसी चीज के ऊपर हिट करते हैं तो यहां पे मोशन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जितनी ज्यादा ताकत से किसी सरफेस को दबाएंगे उतनी ही ताकत से वो सरफेस भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है, और उस फोर्स की वजह से अगर आपने ज्यादा ताकत लगा रखी है तो वो भी आप पे ज्यादा फोर्स लगाएगी और प्लेन के ज्यादा टुकड़े होंगे और ज्यादा चोट अंदर बैठे लोगों को होगी। अब अगर आपने उसमें से 100 टन का फ्यूल पहले से अलग कर दिया है तो वो जो बाकी बची चीज है वो भी लगभग 100 टन की चीज है। अब वो जमीन पे जब जाके टकराएगी तो पहले की अपेक्षा वो कम दबाव सरफेस के ऊपर लगाएगी, और अगर वो कम दबाव लगा रही है तो निश्चित रूप से उस पर भी फोर्स कम लगेगा, यानी वो जो कैप्सूल है उस पर चोट पहले की अपेक्षा कम लगेगी। एक तो आग से भी आपने अपने आप को बचा लिया, और दूसरी चीज चोट की भी जो इंटेंसिटी होगी उसको भी आप रिड्यूस कर सकेंगे। और तीसरी एक और चीज मैंने उसमें कह रखी है कि आप उसमें कुछ पैरासूट्स लगाइए जो उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर सके, ताकि वो जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी वेलोसिटी से ना जाए, बल्कि वो जमीन पे कम से कम वेलोसिटी से जाके टकराए। और इससे क्या हो जाएगा कि वो कैप्सूल सुरक्षित उतर आएगा और लोग काफी हद तक, मैं ये नहीं कहता हूं कि कंप्लीटली, लेकिन काफी हद तक बच सकेंगे। जैसे इसमें हुआ कि 242 लोग थे और 241 लोग मारे गए। ये स्थिति नहीं होगी। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम कैजुअलिटीज होंगी। तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर रिसर्च किया जाए। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा वियर्ड आइडिया है, लेकिन इस वियर्ड आइडिया के ऊपर अगर काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। केवल हम मैं दो चीजें कह रहा हूं। पहली चीज कि आप फ्यूल टैंक को अलग करिए, ताकि एक तो वो फ्यूल अलग हो जाएगा और आग से भी बच सकेंगे और मास घटेगा। तो पहली चीज फ्यूल टैंक को अलग करिए, और दूसरी चीज वो जो कैप्सूल बचेगा जिसमें यात्री हैं उसको नीचे कम वेलोसिटी से उतारने के लिए उसमें कुछ पैरासूट्स लगाए जाए, जो कि इसका एक बटन हो उसके पास, पायलट के पास, कि वो समय से वो बटन दबा सके।
और वो बटन तभी दबाए जब उसको लग जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बचाव की कोई संभावना नहीं है, तो उसके पास एक ऐसा बटन होना चाहिए जैसे ही वो बटन दबाए तुरंत फ्यूल टैंक यानी वो विंग्स अलग हो जाए। दूसरी चीज, वो तुरंत पैराशूट बाहर निकल आए और वो कैप्सूल जमीन पे सुरक्षित उतारने का प्रयास किया जाए। यदि हम इस दिशा में काम करेंगे, मुझे लगता है कि जो अभी जो दुर्घटना हो चुकी है वो तो हो चुकी है, उसमें गए हुए लोगों को नहीं वापस लाया जा सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो हम उसमें अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा माल और जान की रक्षा कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो भी लोग कल की इस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए, मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और अपने सरकार से, अपने यहाँ के इंजीनियर से निवेदन करता हूं, कृपया इस दिशा में पॉजिटिवली काम करिए। ये मत सोच के चलिए कि ये कैसे हो सकता है, ये सोच के चलिए ये कैसे हो सकता है, इसके ऊपर काम करिए। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।